मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक। आप ATV मॉर्निंग देख रहे हैं और आज हम मिल रहे हैं गजाला भट्ट एंड हाशिम भट्ट से। भट्ट साहब को हमने थोड़ी देर के लिए भेजा है ज़रा इस ब्रेक में बाहर, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपसे मैं करूँगी और उनके सामने नहीं करूँगी, और फिर मैं उनको बुलाऊंगी और उनसे उनके जवाब लूँगी। मैं देखूँगी कि जवाब मैच करते हैं कि नहीं। अच्छा। आप कहते हैं हम पुराना नीलाम घर देखा करते थे। हाँ बिल्कुल, तो वही वाली बहुत मज़ा आता था, बड़ा ऐसे मज़ा आता question, था ना। बिल्कुल। तो हम उस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी देर के लिए यहाँ पर मिलेंगे अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट से, हुज़ एस्थेटिक फिजिशियन, और बड़ा अच्छा इनका क्लिनिक रन होता है। मैं खुद भी जाती हूँ, बहुत सारे लोग जाते हैं और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नदा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मोस्ट वेलकम। अच्छा, हम अभी बात कर रहे थे और मैं हैरान हो रही हूँ कि गजाला जी ने आज तक कुछ नहीं स्किन पे ट्रीटमेंट कराया हुआ और बालों पे कराया हुआ, एंड शी इज़ ऑल ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस एंड स्टनिंग। ग्रेट, नो डाउट। हाँ, लेकिन आज हम जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं मुझे वो बहुत पसंद है, एंड दैट इज़ Q-switch लेज़र। Q-switch लेज़र ये किन लोगों पे करते हैं आप और क्यों करते हैं? जनरली एवरीबडी, इट्स बहुत सारी इंडिकेशंस होती हैं। शुरू में ये बेसिकली बनाया इसलिए गया था कि टैटूज़ रिमूव कर, जो परमानेंट टैटूज़ होते हैं उनको रिमूव करते हैं इससे। पहले इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं थी। जो एपिडर्मल, जो सुपरफिशियल टैटूज़ होते थे वो तो स्टफ ऑफ होके खुद ही ख़त्म हो जाते थे, लेकिन जो डीप टैटूज़ थे उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता था जब तक ये लेज़र नहीं आया। तो डिफरेंट कलर्स के टैटूज़ होते हैं, उस पर डिफरेंट प्रोब्स लगते हैं, डिफरेंट वेवलेंथ्स के ऊपर वो ख़त्म होते हैं। ठीक है। उसके अलावा टैटूज़ वाज द मेन थिंग। उसके अलावा अभी जो हम यूज़ करते हैं इसको स्किन रिजुविनेशन के लिए यूज़ करते हैं, उसमें भी डिफरेंट वेवलेंथ्स यूज़ होती हैं। स्किन रिजुविनेशन में आपके ओपन पोर्स आ गए, आपके एक्ने के मार्क्स जो होते हैं, स्पॉट्स, वो आ गए। फ्रेकल्स का बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट होता है इससे। छाइयाँ भी काफ़ी हद तक इससे बेहतर होती हैं। मोस्ट ऑफ ऑल कुछ बाल जो बहुत पतला होता है ना, वो लेज़र से नहीं जाता, जो लेज़र हेयर रिमूवल जहाँ काम नहीं करता, तो ये आपके बालों को टोटली उसकी पिगमेंट को ख़त्म करके, वीक करके वो झड़ जाते हैं आपके बाल। इट्स कॉल्ड पीच फज़ जिसको कहते हैं। ठीक है। उसको ख़त्म करता है। उसके अलावा इसके साथ एक बहुत ही मशहूर फेशियल है जिसको कोई ब्लैक डॉल फेशियल कहता है, कोई कार्बन पील फेशियल कहता है, कुछ लोगों को सुना है चाइना डॉल फेशियल भी कहते हैं। सो वो एक एक्टिवेटेड फोटो सेंसिटाइज़र होता है चारकोल लगा के, एंड देन विद द लेज़र हम उसको वो हम दिखा भी रहे हैं आपके क्लिनिक पे, ये जो सेशन रिकॉर्ड किया गया कि किस तरह से। पहले ये चारकोल जो है ये वाकई कोई कोयला ही होता है या फिर ये अलग से कोयले की पेस्ट होती है? ये कोयले की पेस्ट होती है। तो ये अप्लाई करते हैं, फिर लेज़र एक ख़ास वेवलेंथ पे लगाते हैं ऑन द फेस। तो वो जैसे जैसे वो उड़ता जाता है, साथ साथ आपका डेड स्किन भी रिमूव होती है और आपका साथ साथ ग्लो आता जाता है, और वो एक वाइटनिंग इफेक्ट होता है, आपकी मेलानिन को भी टारगेट करता है, साथ जो टैनिंग वगैरह आपको देती है ना। ठीक है। तो इसमें एज का भी कुछ है कि किस एज के लोगों को ये शुरू करना चाहिए? जनरली लेज़र्स बिलो 18 तो रिकमेंडेड नहीं होते हैं, आफ्टर 18 एंड देन कोई इसके बाद लिमिट नहीं है। लेकिन क्या एक्ने वाले भी करवा सकते हैं? जिनको एक्टिव एक्ने होते हैं उसमें रिकमेंडेड नहीं होता। ठीक है। बिकॉज़ ये कहते तो हैं कि इंडिकेटेड है, बट मैंने जो रिजल्ट्स देखे हैं उसके बरक्स है। जिनके एक्ने के मार्क्स होते हैं उसमें हेल्पफुल होता है, लेकिन जिसको एक्टिव एक्ने है उसमें मैं रिकमेंड नहीं करूँगी जब तक उनका एक्ने सेटल डाउन नहीं होता। बिल्कुल ठीक। और ये ना जो डार्क स्पॉट्स फेस पे आ रहे हों या एक्ने की, जैसे आपने कहा जो खड्डे से बन जाते हैं, उसके लिए एक इवन टोन के लिए बहुत अच्छा है। इवन टोन के लिए अच्छा, खड्डों के लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। ये एक्ने के स्पॉट्स के लिए है। ओके, द ब्राउन स्पॉट्स जो रह जाते हैं और जो पोर्स आपके होते हैं उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है और बहुत अच्छी ग्लो देता है। इट गिव्स यू अ रियली नाइस इंटेंस ग्लो। राइट। और कितना फ्रीक्वेंटली ये लेना चाहिए और करना वंस मंथ, नॉट मोर। ठीक है। या वंस इन 6 वीक्स, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है। हमारी एशियन स्किन्स हैं, इसमें थोड़ा रिबाउंड हाइपर पिगमेंटेशन, मतलब रिबाउंड टैनिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो एशियन स्किन्स के साथ इस लेज़र को बहुत केयरफुली लेके चलना पड़ता है। यानी ये हर वक्त के लिए नहीं है, लेकिन आप once a month is more than enough. इससे ज़्यादा I would not recommend it. राइट। और इसको कराने के बाद कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं जिसका एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए? कोई डाउन टाइम भी है कि जो? डाउन टाइम जनरल नहीं होता, हल्की सी रेडनेस होती है, लेकिन जब हम इनके फ्रेकल्स जो छोटे छोटे से स्पॉट्स होते हैं ना ब्राउन कलर के, अक्सर गोरे लोगों में, कश्मीरी लोगों में, गोरों में, तो उसमें
उसमें जब हम करते हैं तो वो बहुत सुपरफिशियल जाके करता है, तो वहाँ हल्का सा छोटे छोटे से जैसे गूज बम्प्स टाइप बन जाते होते हैं उस जगह पे, और कभी कभी वहाँ पे हल्के से स्कैब्स भी बन सकते हैं फॉर द फ्रेकल मोड। लेकिन बाकी जब आप वो रिजुविनेशन के लिए, इवन टोन स्किन के लिए करते हैं या अपने बालों के लिए करते हैं, तो नहीं, तब इसका कोई ख़ास डाउन टाइम नहीं है। और ये तीनों जो मॉड हैं ये एक ही टाइम पे ऑपरेट हो सकते हैं कि आप टोन के लिए भी करें, आप फ्रेकल्स को टारगेट भी कर लें? जी जी बिल्कुल, आप उसमें तो आपके सारे मसाइल जो उसमें एड्रेस हो जाते हैं। अच्छा, जो जिन लड़कियों की शादी हो रही होती है ना, होने वाली होती है, उनका दिल कर रहा होता है कि रंग गोरा करना है, ज़रूरी नहीं होता, ज़रूरी होता है कि आपका एक फेस थोड़ा फ्लॉलेस हो जाए, क्योंकि आप हर वक्त तो मेकअप नहीं कैरी कर सकती, तो कम से कम आपका चेहरा जो निखरा हुआ लगे, साफ़ सुथरा लगे, उस पर उनके लिए कितना आप रेकमेंड करती हैं? और शादी से पहले कितना फ्रीक्वेंटली से, या फिर बाद में भी? तो आपने बताया इट रियली डिपेंड्स कि आपकी स्किन टोन कैसी है। अगर तो आप सिर्फ फ्रेशनेस चाह रही हैं, ग्लो चाह रही हैं, तो इवन 1 सेशन इज़ इनफ। लेकिन अगर बहुत पिगमेंटेशन है, बहुत अनइवन स्किन टोन है, तो 3-4 सेशंस भी हो सकते हैं। अब देखिए हमारे सामने इतनी खूबसूरत खातून बैठी हैं ज़ारा जी, मैं बल्कि इधर आती हूँ ताकि आप ध्यान से उनको देख सकें। मुझे बताइए कि इनको अगर आप रिकमेंड करें तो क्या ट्रीटमेंट रिकमेंड करेंगी कि ये हमने ज़रूरी अगर करवाना है, हमें कराना ही कराना है? तो देन वैसे तो बहुत प्यारी है। हाँ, I love her hair, but everybody needs something or the other. She should go for a hydrofacial. थोड़ी सी एज के साथ आपकी थोड़ी सैगिंग भी माइल्ड सी आती है, which is only natural. तो उसके लिए थोड़े बहुत कोई ट्रीटमेंट्स करा लें। बाकी she has perfect features. हाँ, कि हाइड्रेशन जो है वो स्किन की हाइड्रेशन ज़रूरी है, थोड़ी रिंकल्स का, थोड़ी सैगिंग का हम we can help her with that. नहीं, जैसे मुझे पता है कि मुझे क्या मेरी स्किन पे है, ये तो चलो मेकअप किया हुआ है तो मेकअप से बहुत चीज़ें कवर हो जाती हैं। जी जी बताइए। जैसे मुझे लगता है मेरी इक्वल टोन नहीं है स्किन जी जी। और मैंने बहुत साल पहले, अब मेरी चिन पे बहुत बाल थे तो मैंने लेज़र कराया था, सालों हो गए, मेरा ख्याल है कोई 25 साल पहले करवाया था, तो बस वही कराया हुआ। उसके बाद से उसके साइड इफ़ेक्ट क्या हुए कि जैसे ग्रे हम मेकअप करते हैं ड्रामे में, तो मतलब 2-3 घंटे के बाद जैसे ग्रे होना शुरू हो जाती है, स्पेशली चिन का जो एरिया। इसका मतलब है ये जो लोग करवाते होंगे उनके अंदर ये आता होगा कॉम्प्लिकेशन, और वाइट हो जाते हैं, वाइट बाल आते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ इसका भी आंसर। 25 साल पहले जो लेज़र टेक्नोलॉजी थी ना, वो बहुत डिफरेंट थी, बिल्कुल बेसिक लेज़र टेक्नोलॉजी थी। अब बहुत नई चीज़ें आ गई हैं, वेरी सेफ, और स्पेशली एशियन स्किन्स के लिए, ठीक है, क्योंकि आप ये देखें कि जनरली वेस्ट में ही चीज़ें शुरू होती हैं, लेज़र्स वगैरह वेस्ट में ही बनते हैं, तो वो बेसिकली उनकी स्किन टोन पे ज़्यादा सूटेबल होती हैं चीज़ें जो आती हैं। अब तो खैर थ्रू आउट द वर्ल्ड ही हो रहा है सारा। अभी जो लेज़र्स आए हैं उनके ये कॉम्प्लिकेशंस मोस्टली नहीं होते। लाइक आई सेड, एशियन स्किन थोड़ी सी ट्रिकी होती है जब आप लेज़र्स उस पर करते हैं, तो अगर सही वेवलेंथ या सही फ्रीक्वेंसी या सही पावर ना यूज़ किया जाए तो yes, it can create complications, but then that is why you need to go somewhere जहाँ पे वो proper उनको पता हो कि कौन सी वेवलेंथ कौन सी स्किन टाइप पे यूज़ करनी है। अक्सर अभी तो लेज़र्स के ऊपर आया हुआ है कि इनकी स्किन टाइप 1 है, समथिंग कॉल्ड फिट्जपैट्रिक स्किन टाइप्स 1 to 6 होती हैं। लेकिन अब जैसे इनका ये प्रॉब्लम हो गया हुआ है तो इसका कोई ट्रीटमेंट है कि इसमें ग्रे ना हो? Q-switch would help. अच्छा, it would help क्योंकि ये हाइपरपिगमेंटेशन होती है। हर मसले का हल हमारे पास क्यों, लेकिन इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग, आई लव इट। या इट इज़ एन अमेजिंग ट्रीटमेंट। और इसमें जो वाइट होते हैं ना बाल, तो बेसिकली आपका जो लेज़र होता है वो आपकी बालों की पिगमेंट के ऊपर काम करके इसको ख़त्म करता है। आप हाइड्रेशन का सजेस्ट कर रही हैं, सो जिन लोगों को हाइड्रेशन की ज़रूरत हो उनके लिए भी कुछ खास भी ट्रीटमेंट्स हैं अवेलेबल? लॉट्स ऑफ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल। अभी तो बल्कि नए बायोफिलर्स आए हैं, उसमें आपके जो स्किन में जनरली जब आप एजिंग में जाते हो, इवन इन योर 40s या लेट 30s में, आपकी स्किन में हाइलुरोनिक एसिड ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। हाइलुरोनिक एसिड की वजह से वन ऑफ द रीजंस कि आपकी स्किन प्लम्प है इज़ हाइलुरोनिक एसिड। जब उसकी मिकदार ख़त्म होनी शुरू होती है, कोलेजन ब्रेक डाउन होना शुरू होता है, तो आपकी स्किन सैग करती है। तो अब हुआ ये है कि उन्होंने वही हाइलुरोनिक एसिड लैब्स में बनानी शुरू की है, जो कि पहले वो एक रूस्टर्स की में से निकालते थे, एनिमल सोर्स होती थी, उसमें बड़ी कंटामिनेशंस होती थी। अब वो बैक्टीरिया से बनाते हैं हाइलुरोनिक एसिड, और वो लैब में बना के वो इंजेक्ट करते हैं आपकी डर्मिस के अंदर जहाँ हाइलुरोनिक एसिड ख़त्म हो रहा है, और उसे एकदम से प्लम्पिंग इफेक्ट आ जाता है। जैसे प्रोफाइलो है,
नूविया का हाइड्रो डिलक्स है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ बायोफिलर्स लाइक दैट। और उसके अलावा फिर फिलर्स हैं जो काफ़ी अरसा उनका भी इफ़ेक्ट रहता है। अब तो इस तरह के फिलर्स आए हैं कि हम आपके स्किन में वो डाल देते हैं और 2 साल तक आपकी एजिंग रिवर्स में चली जाती है, 2 years तक। ये करा लेती हूँ मेरे ख्याल है। आप कराना चाहेंगी तो फिलर्स करा लेती हूँ। एक फिलर्स होते हैं हाइलुरोनिक एसिड, वो वॉल्यूम देते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। 2-3 फिलर्स ऐसे आए हैं जो कि हम डालते हैं आपके फेस में और उनके साथ हम थोड़ी बहुत हाइलुरोनिक एसिड भी मिक्स कर देते हैं। उससे होता यह है कि वो अंदर जाके इस तरह से रिएक्शंस एक आपकी क्रिएट करते हैं जिससे आपकी कोलेजन 2 साल तक बनती रहती है। तो रिकमेंड चली जाऊंगी आप खासा पीछे चली जाएंगी। बहुत से लोगों के लिए मसला हो जाएगा। एग्जैक्टली। अच्छा इस वक्त भट्ट साहब यहाँ नहीं बैठे हैं। हमने इसीलिए निकाल दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है कि अब मैं चुपके से आऊंगी तुम्हारे क्लिनिक, मुझे बता देना, उनको बताना नहीं है। नहीं उनको नहीं, हैरान ही हो जाए देख के मुझे, वो हैरान हो जाए, परेशान हो जाए। बल्कि परेशान तो मैं नहीं करूँगी लेकिन हैरान बल्कि एक पेशेंट आई मेरे पास 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ कि वो कहते हैं हमारे हस्बैंड्स तो हमारी तरफ देखते ही नहीं, उनको पता ही नहीं चलेगा हमने थ्रेड्स कराए। मैं कहा थ्रेड्स के बाद ऐसा हो नहीं सकता कि पता ना चले। कहती है नहीं उनको नहीं पता चलेगा। अच्छा वो जब उन्होंने करा लिया, उनके 3 दिन बाद उनके हस्बैंड ने आना था, स्वेलिंग काफ़ी हद तक सबसाइड हो जाती है 3 दिन के बाद। तो कहते हैं उन्होंने आते ही मुझसे पूछा है कि फेस में इतना चेंज कैसे है, क्या करा के आई हो? So you will love it. मुझे बड़ा शौक है वैसे कराने का, कुछ करा लूं। अब नहीं एक्चुअली मैं आपको ये लोग देख रहे हैं ना, वो कह रहे होंगे देखा फरहान ने किस तरफ लगा दिया ना तुमने, बल्कि देयर आर सम मीडिया पर्सन्स, कल भी मेरी क्लिनिक में आई हुई थी, तो वो यही कह रही थी कि लोगों को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है। लोग समझते हैं बोटॉक्स हमने कर लिया बस हम तो बहुत ही बूढ़े हो जाएंगे जब उसका असर ख़त्म होगा। आई कीप टेलिंग एवरीबडी, आपके जब रिंकल्स बने हैं, आपके 25-30 साल की उम्र में भी रिंकल्स बने हैं, आप फ़ौरन उसका बोटॉक्स कराओ, बिकॉज जब वो मूवमेंट के बगैर रिंकल्स परमानेंट हो जाएंगे ना, तब बोटॉक्स भी एक हद तक ही काम करेगा। सो डू इट ऑन टाइम। दूसरा डॉक्टर नदा, मुझे लगता है कि देखिए पहले ज़माने में अपना खुराक अच्छी थी, स्ट्रेस कम थे, वो ख़वातीन घर के एनवायरनमेंट में रहती थी, सन एक्सपोजर नहीं था, लेकिन अब आके तो वी हैव टू गो थ्रू सो मेनी थिंग्स। एंड मीडिया आप देख लें कितनी रेडिएशंस हैं, ये जो हम फोन्स यूज़ करते हैं, उस जमाने में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो हमें अपना ख्याल रखने के लिए जो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज और लेटेस्ट चीज़ें जो कि ये नहीं है कि आप अपने आप फीचर्स चेंज करने चल पड़े, मैं उसको नहीं एंडोर्स करती। तो अगर आपको वो भी अच्छा लगता है तो यू कैन अपना ख्याल रखने के लिए आप कोई देसी चीज़ें क्यों नहीं खाते? आप फ्रूट खाएं, ड्राई फ्रूट खाएं, दूध पिए, दही। लेकिन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इट। एक टाइम होता है जब आपकी एजिंग, देखें बहुत अच्छी डाइट के बाद एजिंग तो आती है, ठीक है, जितना मर्जी आप ख्याल करें, लेट आएगी ज़रूर, क्योंकि हमारी क्लॉक एक जेनेटिक जीन्स में अल्लाह ताला ने लिखा है कि ये रिंकल्स इस औरत के इस टाइम पे या इस मर्द के इस टाइम पे स्टार्ट होना है, उसको भी तो स्टॉप करना है ना। तो अच्छी खुराक के साथ करना है, हाँ, या इम्प्रूव करना है, तो उस खुराक के साथ ये चीज़ें भी ज़रूरी है। ये भी खुराक की समझ, स्किन फूड समझ लें आजकल। बिकॉज पता है मेरे पास जो अक्सर लड़कियां आती हैं उनका यही प्रॉब्लम होता है, जी हम 25-26 के हैं, हमारे रिंकल्स हैं, लोग कहते हैं आप बहुत बूढ़ी हैं, रिश्ते नहीं आते हैं, ठीक है। हम कहते हैं बोटॉक्स करें, कहते हैं इतनी जल्दी बोटॉक्स अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? इंडिकेशन है आपको जब इन्फेक्शन होती है आप तब एंटीबायोटिक देते हो ना। आपको नहीं जी हम बहुत छोटे हैं अभी नहीं एंटीबायोटिक लेनी, 10 साल बाद लेंगे जब बिल्कुल ही इन्फेक्शन से ख़राब हो जाएगा सिस्टम अंदर का। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नदा, शुक्रिया। आपने हमारी इतनी मुश्किल क्लाइंट को जो है ना आखिर कन्विंस कर ही लिया है कि वो कुछ थोड़ा बहुत जो है बस बता दें क्लिनिक का मुझे। आप बेफिक्र रहिए, हम आपको खुद ले जाएंगे साथ, हाथ पकड़ के ले जाएंगे। अच्छा जी, और अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं भट्ट साहब को हमने चूँकि इजाज़त ली हुई है ना उनसे, तो उनसे जल्दी कहाँ जाने के लिए आप हमेशा तैयार रहती हैं? रिकॉर्डिंग के लिए। रिकॉर्डिंग के लिए कहीं भी जाना हो, कोई भी रिकॉर्डिंग हो, ड्रामे की रिकॉर्डिंग हो। अच्छा जी, बिल्कुल सही। आपका पसंदीदा रंग क्या है? मेरा ब्लैक कलर। अच्छा जी, घर के किस काम से भागती हैं आप कि ये तो नहीं करना पड़े? किसी काम से भी नहीं। अच्छा, किसी काम से भी नहीं, सब काम शौक से करती हूँ। आपका कोई ड्रीम, कोई ख्वाब?
देखो अपने ड्रीम तो अब ख़त्म हो गए, अब बच्चों के लिए ड्रीम सोचती हूँ, बच्चों के लिए कि जैसे हालात हैं तो इनके मुस्तकबिल, इनका बहुत अच्छा मुस्तकबिल हो और ये कामयाब हो। कोई फोबिया है, कोई फियर, कोई डर है इसी चीज़ का कि जैसे हालात हमारे मुल्क के हैं, और बस आगे बच्चों का जब देखती हूँ कि अभी छोटे हैं, ये बाहर जाते हैं और जो माहौल हमारा हम उनको दे रहे हैं बाहर, तो उससे डर लगता है। ठीक है। और भट्ट साहब को किस चीज़ से डर लगता होगा? भट्ट साहब को किसी चीज़ से डर नहीं, मुझसे डर लगता होगा। और तो किसी चीज़ से ज़्यादा किसी चीज़ से उनको डर नहीं लगता। ओके ग्रेट। खाने में कौन सी चीज़ पसंद है आपको और भट्ट साहब को? मैं तो सब कुछ खा लेती हूँ, बट सब कुछ चीज़ें नहीं खाते हैं, उनको ज़्यादा कड़ी चावल ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी, किस चीज़ पे ज़्यादा पैसा खर्च करती हैं आप और किस चीज़ पे खर्च करते हैं भट्ट साहब? भट्ट साहब तो अपने सिगरेट पे करते हैं। ठीक है। और मैं कपड़ों पे। ठीक है। और ज़्यादा गुस्सा किस बात पर आता है आपको और ज़्यादा गुस्सा भट्ट साहब को किस बात पे आता है? मुझे वैसे गुस्सा आता नहीं है, लेकिन मेरी वही बात है जो हाशिम की है कि जब चीज़ें अपनी मैनेज ना हो रहा हो, मुझे कहीं जाना हो और मेरी कोई चीज़ ना मिल रही हो, तो मुझे उस बात पे गुस्सा आता है। आपके ख्याल में आप में वो कौन सी आदत है जो भट्ट साहब चाहेंगे कि आप बदल लें? वो जो मेरे अंदर की बेचैनी है और जिस पे मैं सारा दिन बैठती नहीं हूँ, सफाई करती हूँ, काम करती हूँ, चीज़ें हाशिम को कहती हूँ ज़रा हटे मैं चादर साफ कर दूँ। ठीक है। और भट्ट साहब कहाँ जाने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं? हाशिम भी मेरा ख्याल है, हाशिम को कोई ना शॉपिंग का शौक़ है, ना कहीं होटलिंग का शौक है, ना कोई लॉन्ग ड्राइव का शौक है, तो कहीं जाने के लिए तैयार कहीं नहीं जाने के लिए तैयार होते, बस बिस्तर के लिए और घर के लिए घर में रिलैक्स करते। उनका पसंदीदा रंग क्या है? हाशिम का मेरा ख्याल है ब्लू ज़्यादा। अच्छा जी, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच। अब हम बुलाएंगे भट्ट साहब को और देखेंगे कि मुझे जाना होगा? नहीं, आपको नहीं जाना होगा, आप इधर ही बैठेंगे, लेकिन हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक। और थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नदा, आपने शेयर किया एंड जैसे उन्होंने ओपनली अपनी मसाइल शेयर किए। बहुत सारी ख़वातीन जो कि हमारी घरों में होती हैं और समझती हैं कि बहुत ही कुछ हो जाएगा अजीब सा अगर वो कोई ट्रीटमेंट लेंगी। इस सेगमेंट का मकसद यही है कि हम ये अवेयरनेस के जो लोग आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टेलीविज़न स्क्रीन पे इतने हसीन व जमील और इतने खूबसूरत नज़र आते हैं, यकीन कीजिए कि कोई ना कोई छोटी छोटी रेमेडीज़, कोई ट्रीटमेंट्स, कोई हेल्प, कोई सपोर्ट साथ होती है जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपना ख्याल रख सकें। दीज आर ऑल वेज एंड मीन्स टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टू हैव अ गुड सेल्फ इस्टीम एंड अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। चॉइस इज़ योर्स, जो भी आपको अच्छा लगे आप उसमें पिक एंड चूज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। और हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। विल बी बैक, स्टे विद अस। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए, मॉर्निंग विद फराह।